हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं वैष्णव नारायण साहू और आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17 लेके आए हैं जो कि भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब ही कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जितना भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले भी हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और क्वेश्चन को बार बार देखिए ताकि जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है वो आप पूरा क्लियर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए बोला है और रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I/O। m बराबर क्या होता है, m बराबर I/O। ये हमारा जो रेखीय आवर्धन है उसका फॉर्मूला होता है। तो ये अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण के लिए बोला जाए तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, 1 से कम या 1 से अधिक भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि उत्तल दर्पण के लिए 1 से कम ही होना चाहिए हमेशा, और अवतल दर्पण के लिए 1 से कम या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में धूल के कण किस परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो किस परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देंगे, तो देखिए ये भी दो टाइप के होंगे, एक नियमित और एक अनियमित। अनियमित को विसरित भी बोला जाता है, ध्यान में रखिए। तो परावर्तन जो है दो टाइप के होंगे, एक नियमित एक अनियमित। नियमित मतलब एक व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, और अनियमित मतलब कोई भी व्यवस्था उसमें नहीं होंगी। मतलब इसमें अनियमित में क्या होगा कि जितने भी विभिन्न प्रकार की किरणें हैं वो दिशाओं में असमांतर बिखर जाते हैं। तो जो धूल के कण हैं उसका चमकने का जो मेन रीज़न है वो किसके कारण होता है, विसरित या अनियमित, इसको अनियमित भी बोलते हैं। विसरित या अनियमित परावर्तन होता है ना, उसी की वजह से ही धूल के कण जो है चमकते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक का कार्य करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक का कार्य करेगा वो कौन सा करता है, देखिए इसमें 3-4 अलग अलग टाइप के होते हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए यहाँ पर प्रीफर किया जाता है। जैसे कैडमियम की छड़, तो जो कैडमियम की छड़ है ये हमारा नियंत्रक का कार्य करता है। किसके लिए, नियंत्रक का कार्य कैडमियम की छड़ हो गया। भारी जल और ग्रेफाइट, ये भारी जल और ये ग्रेफाइट, ये जो दोनों हैं ये किसके लिए काम करता है, ये मंदक का काम करता है, उसमें मॉडरेटर का या मंदक का। और उसके बाद एक जो यूरेनियम, तो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होता है ये ईंधन के रूप में कार्य में लिया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण का कार्य कौन करेगा, कैडमियम की छड़ें करती है। कैडमियम की छड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा को प्रचलित कराने के लिए आवश्यक वायु की गति होती है। तो पवन ऊर्जा को मतलब जो प्रचलित कराने या गति उसको प्रदान करने के लिए जो वायु का गति मेन कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वायु जब चलती है तभी पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये होता है कि जो पवन ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा से हम उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें गतिज ऊर्जा से पवन ऊर्जा में क्या होगा, जो पवन होती है उसमें गतिज होती, तो गतिज ऊर्जा से हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर यांत्रिक ऊर्जा से हम डायनेमो की सहायता से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पवन ऊर्जा से रिलेटेड और भी हम इसमें जो तथ्य है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो विश्व है वो विश्व में जो हमारा भारत है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो पवन ऊर्जा में बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। तो लगभग अभी 32,280 मेगावाट, लगभग 32,280 मेगावाट लगभग यहाँ उत्पादन
की क्षमता है हमारे इंडिया में, और इसको 2022 तक 60 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो चौथा रैंक है पूरे विश्व में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर पवन ऊर्जा को प्रचलित कराने के लिए आवश्यक वायु की गति जो होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई अवतल दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको तो आप बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर जैसे हम ले लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f × 2, मतलब फोकस दूरी बराबर r/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो r का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, तो आप रख दीजिए r का मान 60/2, मतलब 30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी, तो अवतल दर्पण पर रखे फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है दोस्तों, ओनली फॉर्मूला है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है, गोली दर्पण के लिए, ये लिए है दोस्तों, गलती से वो हो गया है, लिए सत्य है। तो गोली दर्पण के लिए 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक तो होता है f = r/2, जिसको अभी हमने देखा। दूसरा होता है 1/f = 1/u + 1/v, ये दूसरा फार्मूला होता है। और तीसरा फार्मूला जो रेखीय आवर्धन जिसको हमने देख ही लिए हैं, तो m = I/O। ये तीनों फार्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसके लिए, गोली दर्पण के लिए, किसी भी गोली दर्पण के लिए। तो यहाँ पर हमको किसके लिए सत्य बोला है, तो फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/u हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, हो जाएगा 1/f = 1/u + 1/v। नेक्स्ट है, दो भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक का मान कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी दो अलग अलग माध्यम होंगे और तो उसका अपवर्तनांक जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, शून्य कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है बोल रहे हैं यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है आपको। तो मैं इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ जो जिससे ये हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, यहाँ पर माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन अलग अलग माध्यम होना चाहिए, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होना चाहिए। तो तीव्रता, उसके बाद देख लेते हैं चाल और तरंग दैर्घ्य, ये तीनों क्या है, कभी भी बदल जाती है, मतलब ये तीनों जो है बदल जाती है। तीव्रता बदल जाती है, चाल बदल जाती है और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति और रंग, एक और होता है कलर, मतलब जो प्रकाश का जो कलर होगा या रंग होगा वो कभी भी नहीं बदलती, मतलब आवृत्ति नहीं बदलेगा और रंग नहीं बदलेगा, ये दो चीज़ ऐसा है जो कभी भी नहीं बदलती। बाकी तीव्रता हो गया, चाल हो गया, तरंग दैर्घ्य, ये तीनों बदल जाती है। कब, कंडीशन क्या होगा, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान होने पर, अब देखिए दोनों ओर का माध्यम समान मतलब इधर भी पहला जो माध्यम वो भी वायु है और दूसरा माध्यम है वो भी वायु ही है। मान लो दोनों ओर की जो माध्यम है वो समान है, तो हमारा जो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 = -F2, F1 = -F2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर F1 = F2 ये गलत हो जाएगा, और ये भी और ये भी सेम है, मतलब पहला, तीसरा और डी वाला ऑप्शन, ये तीनों लगभग एक ही ऑप्शन में हो जाएगा, लेकिन हमारा जो F1 = -F2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की तीव्रता सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है, तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो ये होती है पीत बिंदु पर। कहाँ पर, पीत बिंदु, जिसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं, येलो स्पॉट बोला जाता है। तो येलो स्पॉट पर सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है प्रकाश की, ठीक है।
मतलब प्रतिबिंब की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। और अंध बिंदु देखा जाए, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। तो अंध बिंदु पर कोई भी इमेज ही नहीं बनता, अंध बिंदु पर कोई इमेज नहीं बनता और पीत बिंदु पर प्रतिबिंब की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के निराकरण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष ये नाम से स्पष्ट है कि इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब दूर की वस्तु को आप आसानी से देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देगी दूर की वस्तु, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसमें कारण क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाएगा। जैसे ये है हमारा, ये ऐसा है, तो जो यहाँ से जो जैसे वस्तु है तो इसका जो यहाँ पर एक लेंस है, ये ऐसे ये इमेज जो है वस्तु प्रतिबिंब किससे बाहर बन जाएगा, हमारा रेटिना से बाहर बन जाएगा। तो उसको हमको मतलब इस जो इमेज है इसको हमको अंदर ही बनाना है। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा, तो दूरदृष्टि के दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस का यूज होता है। किसका, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, उसके बाद जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस और दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष दिया है तो हमारा अवतल लेंस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, तब इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो व्यय शक्ति होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कैसे बनाना है हमको। देखिए, सबसे पहले हमको पता है जो पी व्यय, मतलब यहाँ पर जो पावर खर्चा होती है, जो शक्ति व्यय होगा हमारा, तो P = V² RF हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए, इन दोनों कंडीशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 220 वोल्ट गुणा 220 वोल्ट बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 22 गुणा 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 484। तो यहाँ पर हमारा जो है ये एक्चुअल में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए P = V²/R, तो यहाँ पर हमको R बराबर क्या मिल जाएगा, V²/P। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है V का वैल्यू, ये हमारा है P का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 220 गुणा 220 बटे 100। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा R का वैल्यू है, मतलब R का वैल्यू जो है कितना आएगा 484 ओम आएगा। अब देखिए, इसी R को हमको 110 वोल्ट के स्रोत से फिर से जोड़ना है, तो व्यय शक्ति क्या होगी, फिर से सेम हमको फॉर्मूला लगा देना है, P = V²/R। अब यहाँ पर V² क्या हो जाएगा 110 वोल्ट हो जाएगा और R हमारा जो निकाले हैं 484 ओम, तो हमारा P का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब जो शक्ति है, व्यय शक्ति है, वो निकल के आएगा। तो देखिए इसमें देखते हैं P = 110 गुणा 110 बटे 484, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P = 25 वाट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। P बराबर कितना आएगा, P = 25 वाट। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पिछले साल के ACF में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप हमेशा के लिए सीख जाइए इसको, क्योंकि ये अब बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे देखने को मिलेगा ही आपको। तो इसका जो सही आंसर है हमारा कितना हो जाएगा 25 वाट। नेक्स्ट है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला हमको पता है, R = क्या होता है, L² होता है। इसका मतलब जब हम L को 10% बढ़ाएंगे, L को क्या बोल रहा है 10% बढ़ा दिया जाए, L को 10% बढ़ाए तो प्रतिरोध जो है लगभग कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मतलब 2x, कहने का मतलब 20%, लगभग जो प्रतिरोध है वो 20% बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, तो हमारा जो नया प्रतिरोध बनेगा R', नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 10 तो पहले से है और 10 का 20%, 10 का 20% मतलब ये हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और 2 + 10 करोगे, मतलब नया जो प्रतिरोध है वो 10 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 ओम।
तो यहाँ पर हमारा जो 12 ओम है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, और कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों और अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट है विद्युत घंटी बनाई जाती है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। विद्युत घंटी किससे बनाई जाती है, हमेशा नर्म लोहे से बनाई जाती है। विद्युत घंटी हमेशा नर्म लोहे से बनाई जाती है। नेक्स्ट है 1/10 ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध से सबसे कम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए, जब भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे कम प्रतिरोध, मतलब हमको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हमको प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा, ना कि श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आपका उसका आंसर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, क्योंकि हमको 10 प्रतिरोध बोल रहा है, 10 प्रतिरोधों को संयोजन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो बनने वाला है क्वेश्चन, वो कैसे बनेगा, 1/r = क्या हो जाएगा, देखिए 1/10 हो, मतलब 1.0.1 + 0.1 + डैश डैश डैश, ऐसे 10 तक चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट फाइनली क्या हो जाएगा, 1/r = 10 + 10 + 10 + 10, ऐसे 10 बार चलेगा दोस्तों। तो 1/r = कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/r है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, प्रतिरोध ही चाहिए। तो इसको हम प्रतिरोध को जब हम नॉर्मल वे में लाएंगे तो प्रतिरोध बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R = 1/100 ओम हो जाएगा, और यही हमारा सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो 1/100 हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 1/100 ओम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। एक वेबर बराबर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, 10⁸ मैक्सवेल होगा। और एक टेस्ला बराबर भी देख लेते हैं, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। तो ये दोनों याद रखना है। एक वेबर बराबर क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल, और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस। नेक्स्ट है एल लंबाई व एम चुंबकीय आघूर्ण की एक क्षण को मोड़कर अर्धवृत्ताकार बनाया गया, तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको क्या करना है कि जो चुंबक होता है, जैसे ये है एल लंबाई का है, ये एस है, ये एन है हमारा, इसको हमने क्या किया, अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिए। तो देखिए ये एन है, ये एस है, तो ये जो लंबाई है वो एल बराबर किस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा त्रिज्या वाले में, तो ये हो जाएगा 2r। जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है वो कितना हो जाएगा हमारा, 2r हो जाएगा। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है हमेशा क्या होता है, m मतलब ध्रुव सामर्थ्य × 2r, ये होता है हमारा फॉर्मूला। मतलब चुंबकीय आघूर्ण पूछा है तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ध्रुव सामर्थ्य × 2r। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ध्रुव सामर्थ्य है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ्य मतलब जो आकर्षण की शक्ति है वही तो रहता ही है, तो उसका जो आकर्षण शक्ति वो तो कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन उसका जो यहाँ पर लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो नया चुंबकीय आघूर्ण बन के आएगा, मतलब m डैश बराबर क्या हो जाएगा, m 2l/π हो जाएगा हमारा। ये आपका सही नया चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। और m डैश बराबर क्या हो जाएगा, फिर m डैश बराबर 2m/π, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2m/π। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देख के बनाना है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाता है हमारा, -n और d∅/dt,
मतलब देखिए ये d∅/dt तो फ्लक्स परिवर्तन, ये तो है ही हमारा, फ्लक्स परिवर्तन होता ही है इसमें। समय टाइमिंग के साथ हो रहा है, ये भी सही है। तो जो देखिए ये फॉर्मूले में कहीं पर आर का वैल्यू आपको दिख रहा है क्या, परिपथ का प्रतिरोध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हमारा विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करेगा, परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अब से हमेशा के लिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, बोल रहे हैं कौन सा प्रेरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता उपकरण में। प्रेरण कुंडली तो करता ही है, मोटर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी काम करता है, ट्रांसफार्मर भी काम करता है, लेकिन टेस्ला कुंडली है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है, जब एक डीसी मोटर की चाल बढ़ती है तब आर्मेचर की धारा, मतलब आर्मेचर धारा क्या होगी, मतलब एक डीसी मोटर है उसकी जब चाल बढ़ जाएगी तो मतलब स्पीड बढ़ जाएगी तो उसमें आर्मेचर में जो धारा रहती है वो क्या होती है। तो याद रखिएगा हमेशा, जब भी डीसी मोटर की चाल बढ़ती है तो आर्मेचर की धारा है वो हमेशा घट जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि चाल बढ़ने पर जो ओमेगा का मान होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब ओमेगा बढ़ेगा तो जो बैक ईएमएफ है, मतलब जो पश्च विद्युत वाहक बल बोला जाए या बैक ईएमएफ बोलते हैं वो भी बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो जो धारा का मान है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको हम इससे भी जान सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा V-K⍵/R। तो देखिए ये ओमेगा का मान बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो जो धारा का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा या आर्मेचर धारा घट जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको पिछले जो साल के एसीएफ के क्वेश्चन है उसमें आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अच्छे लेवल है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी चालकता क्या होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।